हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोग को लेबर लॉ, श्रमिक विधि, LLB 3 ईयर 4 सेमेस्टर एंड LLB 5 ईयर 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स आप लोग का एक सब्जेक्ट्स है लेबर लॉ पार्ट सेकेंड। इस बार आपको स्टडी करना है। उस पार्ट सेकेंड्स में फर्स्ट जो आपको स्टडी करना है सोशल सिक्योरिटी कि लेबर लॉ का जो है सोशल सिक्योरिटी का क्या रिलेशन है, कि जो आपके लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, क्या उनको सोशल सिक्योरिटी दी गई है या नहीं दी गई है। अगर वो पूरा अपना समय दे करके, अपना पूरा जीवन आपको एम्प्लॉयर को दे करके वो काम करते हैं और उनको वेजेस दिया जा रहा है, तो उनका जीवन का बहुत सारा होता है समय जो है उसी में व्यतीत हो गया, तो क्या उससे संबंधित उनको बहुत सारी सुरक्षाएं मिलनी चाहिए। तो हाँ, तो ऐसे श्रमिकों को जो कर्मकार हैं, जो आपके कर्मकार हैं या नियोक्ता हैं, उनको भारत सरकार ने बहुत सारी सुरक्षा दी है। फर्स्ट आपका जो इसमें सामाजिक सुरक्षा से संबंधित आपको एक्ट पढ़ना है, आपके सिलेबस में है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923। अब कर्मकार प्रतिकर अधिनियम क्या है कि अगर किसी भी कर्मचारी की जो है कार्य के स्थल पर कार्य के समय या कार्य की प्रकृति के बीच में अगर उसकी जो है कार्य करते समय दुर्घटना हो जाती है, तो दुर्घटना के पश्चात ऐसे कर्मचारियों को इस अधिनियम के द्वारा एक जो है पूर्व निर्धारित की गई है कि उनको एक प्रतिकर की राशि दी जाएगी। अब कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत कौन उनको प्रतिकर देगा? यह प्रतिकर जो होगा आपका जो है नियोजक उनको प्रतिकर देगा, जो इस अधिनियम की धारा 4 सेक्शन 4 में एक्सप्लेन की गई है कि सेक्शन 4 में अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, कितना कंपनसेशन उनको देना चाहिए, तो ये अमाउंट सेक्शन 4 के द्वारा प्री फिक्स किया गया है। अब इस एक्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज़ है। अथॉरिटीज़ में आपका जो है इसमें एक्सप्लेन किया गया अथॉरिटी कौन होगा, कमिश्नर होगा अथॉरिटी। वो कमिश्नर जो है वो कंपनसेशन अलाउ करेगी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनसेशन किसको दिया जा सकता है? सेक्शन आपके जो 4 में एक्सप्लेन किया गया कि आफ्टर एक्सीडेंट अगर किसी की डेथ हो जा रही है, तो डेथ के पश्चात जो उसके डिपेंडेंट्स हैं या नॉमिनीज हैं, उनको कंपनसेशन अमाउंट विद इन 2 ईयर के अंदर अगर वो क्लेम करेंगे तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। एंड सेकेंड कैटेगरी इसमें एक्सप्लेन की गई है कि अगर आफ्टर एक्सीडेंट किसी का डिसएबलमेंट हो गया है, किसी को क्या हो जा रहा है, आपकी निशक्त हो जा रहा है। डिसेबलमेंट कई टाइप्स के, टोटल डिसेबलमेंट एंड पार्शियल डिसेबलमेंट, मतलब पूर्ण तरीके से निशक्त हो गए, जो उनकी वर्किंग कैपेसिटी थी वो वर्किंग कैपेसिटी उनकी समाप्त हो गई, वो कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया है, पास करके ये निर्धारित कर दिया गया कि ऐसे डेथ के पश्चात डिसेबलमेंट पर्सन है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बहुत ही इसमें बहुत ऐसे रूल्स बनाए गए हैं कि अगर इन केस डिफ़ॉल्ट हो जा रहा है, एम्प्लॉयर नहीं देता है, तो एम्प्लॉइज जो है उसमें क्लेम करके अपना अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ कोर्ट में जा करके क्लेम करके कंपनसेशन ले सकता है। या मीन्स इसमें एम्प्लॉयर की लाइबिलिटीज़ भी बताइए। सेक्शन 3 में एक्सप्लेन किया गया है कि एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है, नियोजक का दायित्व है कि अपने जो है कर्मचारी को अगर दुर्घटना के पश्चात एक कंडीशन लगाया गया कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नियोजन के अनुक्रम में अगर उनकी जो है दुर्घटना हो जाती है, तो ये अमाउंट सेक्शन 4 में जो प्रीफिक्स किया गया है वो अमाउंट उनको पे किया जाएगा। तो यूनिट फर्स्ट में आपका जो फर्स्ट है ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आपको स्टडी करना है। फिर नेक्स्ट यूनिट सेकंड में आपका है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961।
इस एक्ट में कि प्रसूति सुविधा अधिनियम, अगर कोई महिला किसी कार्य पे स्थल कार्य कर रही है, उसका विवाह हो गया, विवाह के पश्चात अगर उसकी डिलीवरी होनी है या तो क्या उसको इस एक्ट के अनुसार बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 19 जो आपका 61 में है, ये भी ऐसी फीमेल्स जो अगर वर्किंग प्लेस पे वर्क कर रही हैं तो गवर्नमेंट ने उनको भी एक सोशल सिक्योरिटी दी है, सामाजिक सुरक्षा दी है कि ऐसी वुमेन्स अपनी पूरी पावर्स दे करके एक न्यू जनरेशन को जब लाती हैं तो उनकी जो एनर्जी समाप्त हो गई है वो एनर्जी पुनः प्राप्त करने के लिए इस एक्ट के द्वारा उनको बेनिफिट्स दिए गए हैं। अब इस एक्ट में क्या बेनिफिट दिया गया है, इस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। 2009, 2010, 2018, 19 में बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। जो अमेंडमेंट हमारे लिए एक समय के अनुसार ही बेनिफिट है कि इस एक्ट में मेन प्रोविज़न ये है कि एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है, ऐसे वुमेन्स अगर वर्किंग प्लेस पे हैं तो डिलीवरी बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी उनको जो है एक जो अमाउंट उनको पे किया जा रहा है। तो अगर वो लीव पे गई हैं डिलीवरी बिफोर, इसमें आपके रूल्स बनाए गए हैं कि इतने टाइम पीरियड तक डिलीवरी बिफोर इनको लीव दिया जाएगा और लीव के साथ उनको पूरा पेमेंट भी किया जाएगा, वेजेस दिया जाएगा। एंड आफ्टर डिलीवरी टाइम पीरियड फिक्स किया गया है। आफ्टर डिलीवरी के बाद भी अगर वुमेन्स अपने चाइल्ड को केयर करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, उनके बेनिफिट के लिए अगर उन्होंने लीव ले रखा है तो उनके वेजेस से डिडक्शन नहीं किया जाएगा। तो इसमें इस एक्ट में 1961 जब ये एक्ट इन्फोर्स किया गया था उस टाइम से प्रेजेंट टाइम में 2021 जो चल रहा है इसमें अमेंडमेंट किया गया है कि अगर कोई सरोगेसी चाइल्ड अडॉप्ट कर रहा है, सरोगेसी चाइल्ड उसका बर्थ हुआ है तो अगर उसने अडॉप्ट कर लिया है तो ऐसे केसेस में क्या है कि या तो उसकी मदर को अगर या उसके फादर को इस एक्ट के द्वारा पूरा बेनिफिट उसको दिया जाएगा। अब यूनिट सेकंड में नेक्स्ट आपका एक्ट है द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, उपदान सदाय अधिनियम 1972। द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट क्या है, इस एक्ट के ये भी एक्ट क्या है, गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी दिया है। अगर कोई भी एम्प्लॉयज जो है कंटिन्यूस 5 इयर्स तक अपनी सर्विस उसने कंप्लीट किया है तो उस 5 इयर्स के बाद गवर्नमेंट उसको एक अमाउंट पे करती है। इस एक्ट में भी रूल्स बने हुए हैं, अथॉरिटीज अपॉइंट किया गया है। रूल्स ये है कि उनका जो मंथली वेजेस होगा, मंथली वेजेस के अकॉर्डिंग अगर वो उनका रिटायरमेंट हो गया है तो रिटायरमेंट के बाद ये अमाउंट पे किया जाएगा, या वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। अगर 5 इयर्स उन्होंने कंप्लीट किया सर्विस तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे 10 ईयर सर्विस के 15 ईयर सर्विस के बाद उनको ये अमाउंट पे किया जाएगा। इस एक्ट में भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए। अभी 2020 लास्ट में जब आपका लॉकडाउन लगा था उस टाइम पीरियड में अप्रैल में इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है कि जो 5 ईयर कंटिन्यूस सर्विस की बात की गई है, 5 ईयर की जगह आपका 3 ईयर किसी ने कंटिन्यूस सर्विस किया है किसी भी आपका एस्टेब्लिशमेंट प्लेस पर तो उसको ये अमाउंट पे किया जाएगा। एंड आपका नेक्स्ट है यूनिट थर्ड में आ जाइए, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, न्यूनतम मजदूरी भुगतान। इस अधिनियम के द्वारा अगर किसी जो है लेबर है या वर्कमैन है या आपके एम्प्लॉयज़ हैं कहीं भी काम करते हैं तो इनका एक मिनिमम अमाउंट फिक्स किया जाता है कि आपको इतना वेजेस दिया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ लाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मनरेगा पॉलिसी को ले लीजिए। उस पॉलिसी के द्वारा एक अमाउंट फिक्स किया गया है कि आप इतना काम करेंगे तो आपको मिनिमम ये अमाउंट पे किया जाएगा। अब मिनिमम जो वेजेस एक्ट है ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एक सोशल सिक्योरिटी दी है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्कमैन, एम्प्लॉयज़,
स्टेट गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सबको इनको इंक्लूड किया गया है कि इस एक्ट में ये कहा गया मिनिमम वेजेस जो पे कमीशन होता है कि आपकी महंगाई दर के अनुसार जो पे कमीशन एवरी 5 ईयर में बनाए जाएंगे, उस पे कमीशन में उनकी जो है वेजेस होती है इंक्रीज करके एवरी 5 ईयर में 1 टाइम्स किया जाता है। तो मिनिमम वेजेस अमाउंट फिक्स कर दिया है कि विदाउट परमिशन उनके वेजेस से कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा। अगर उनकी जो भुगतान किया जा रहा है बिना परमिशन के, बिना अवैध तरीके से, उनके उस वेजेस से कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा। तो यूनिट 3 के इस एक्ट में, मिनिमम वेजेस एक्ट में, इसी से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। नेक्स्ट आपका है द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत इसमें मेल और फीमेल को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। अगर किसी वर्किंग प्लेस पे कोई मेल अपॉइंट हो रहा है तो वहाँ पे फीमेल भी अपॉइंट करके उनसे काम कराया जा सकता है। इसमें कहा गया है किसी मेल फीमेल में कोई क्वालिटी अगर उसके अंदर है, स्किल है, उसके पास कैपेसिटी है, तो वो फीमेल भी उस प्लेस पे भी अपॉइंट हो सकती है, उसको डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा फीमेल के अकॉर्डिंग। अब इस एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई फीमेल अपॉइंट की गई है तो उसको इक्वल प्रमोशन किया जाएगा, इक्वल उसको जो है सैलरी जो इंक्रीज की जाएगी, उसको इक्वल ट्रेनिंग दिया जाएगा और इक्वल ट्रांसफ़र। अगर एक प्लेस है तो वहाँ पे अगर मेल का ट्रांसफ़र हो रहा है तो फीमेल का भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब ये यूनिट 3 में एक्सप्लेन था। अब यूनिट 4 में आ जाइए, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। मजदूरी जो है भुगतान अधिनियम आपका है 1936। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया कि देखिए मैंने बताया था कि मिनिमम वेजेस तो फिक्स कर दिया गया है, लेकिन उस वेजेस को किस टाइम पर पे किया जाएगा, मतलब किस समय उसको पे किया जाए, क्या मंथ के लास्ट में, मंथ के फर्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में, टाइम पीरियड। तो इस एक्ट में कहा गया कि अगर इनकेस कोई भी वर्कर या एम्प्लॉय कहीं पे या लेबर्स कहीं पे काम कर रहे हैं तो अगर उनका वेजेस पे किया जाएगा तो एक टाइम फिक्स होना कंपल्सरी किया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में अपॉइंट होते हैं उनकी देखिए सैलरी, या स्टेट गवर्नमेंट में जो मंथ का लास्ट वीक होता है 31 या 29, 28 में ही उनको जो है पे कर दिया जाता है। अगर इन केस अगर वो लास्ट मंथ के डेज में नहीं पे कर पाए हैं तो वो नेक्स्ट मंथ का जो कमिंग वीक होगा उसमें पे करना कंपल्सरी किया गया है कि इसमें अथराइज्ड बताया गया है कि टाइम पीरियड के साथ अथराइज्ड कोई भी डिडक्शन ही कर सकते हैं। अगर उनकी सैलरी जो है ठीक है फिक्स्ड है कि अगर वो उन्होंने ओवर टाइम किया है तो उनको ओवर टाइम के अकॉर्डिंग भी पे किया जाएगा, टाइम से किया जाएगा, अथराइज डिडक्शन भी टाइम से अथराइज डिडक्शन किया जाएगा। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1976 में एक्सप्लेन कर दिया गया है कि आपका अगर जो है कोई अगर किसी को वेजेस दे रहा है तो वो टाइम पे ही वेजेस पे करेगा। एंड लास्ट एक एक्ट आपका जो है इसमें है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, बोनस संदाय अधिनियम। बोनस तो आप लोगों ने सुना होगा, बोनस ये वर्ड कब यूज होता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कि अगर एम्प्लॉयर का बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसकी इंडस्ट्री में, उसके जो भी उसने बिजनेस कर रखा है, चाहे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी सेक्टर में, लेकिन एम्प्लॉयर इसके लिए लायबिलिटी नहीं है कि वो पे करे। तो एक अमाउंट अगर उसका प्रॉफिट हो रहा है तो अपने एम्प्लॉयज़ को वो उसकी खुशी के लिए उससे जैसे वो लोग आगे और अच्छा काम करें, एक अमाउंट वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। जो फेस्टिवल सीज़न होते हैं उस फेस्टिवल सीज़न में उन लोग को जो है उनका वेजेस उतना नहीं रहता है कि उस वेजेस को जो है उसमें एडजस्ट, तो एक अमाउंट गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी है वो अलाउ कर देती है और उनको वो अमाउंट पे किया जाता है। वो पे अमाउंट उनकी वेजेस जो होगा उस वेजेस के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करके वो अमाउंट पे किया जाता है। अब जब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ये नहीं है कि प्रीफिक्स है,
इसमें अमाउंट ऑफ जो है मिनिमम बोनस भी किया जा सकता है और अमाउंट जो पे किया जाएगा वो मैक्सिमम बोनस, ये एम्प्लॉयर के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर का जितना जैसा प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉयर जो है उसको जो है बोनस पे करेगा। एंड मिनिमम जिसमें कहा गया है कि बोनस किसको दिया जा सकता है, तो इसमें क्वालिफिकेशन जिसकी होगी, इसमें शर्तें कुछ हैं, जो शर्तें पूरी करेगा उसको बोनस दिया जाएगा। एंड डिसक्वालीफाई भी किया गया कि डिसक्वालिफिकेशन जिसकी शर्तें नहीं पूरी होंगी उनको बोनस नहीं दिया जाएगा। अब ये आपका पूरा जो है लेबर लॉ पार्ट 2 है, ये पूरा मैंने सिलेबस आज आप लोग को डिस्कस कर दिया है। ये पूरा सिलेबस इस सेमेस्टर जो आपका होगा, सेमेस्टर में जैसे भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड मैं, और जो है नेक्स्ट जो है जो आएगा मेरा वीडियो उसी से रिलेटेड जो आपका होगा एक्ट, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। और ये मैं आप लोग को ये भी इन्फॉर्म कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके इस लॉ के सेमेस्टर में ही सिर्फ स्टडी करना है। ये आपके जितने भी एक्ट है, किसी भी लेबर को, वर्कमैन को, एम्प्लॉयज़ को एक सोशल सिक्योरिटी दी गई है कि अगर आप किसी प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, अपना पूरा समय दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉलिसीज़ या ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बना करके अपने एम्प्लॉयज़ को वो बेनिफिट दे और उनके राइट्स को दे, उनके अधिकारों को वो पूरा करे। ये आपके जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ लॉ से रिलेटेड आपके जो कंपटीशन आएंगे, चाहे यूजीसी का एग्ज़ाम अगर कोई देगा, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसमें ये पूरा सब्जेक्ट्स आएगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप किसी लॉ फर्म में लॉ कंप्लीट करने के बाद लॉ फर्म ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में अगर आप लीगल एडवाइज़र के द्वारा आप अपॉइंट किए जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ये सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन लेवल से रिलेटेड भी बैंकिंग में कहीं भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस आज मेरा ये यहीं पे समाप्त हो गया कि हमारा जो श्रमिक विधि है, श्रमिक विधि को भी एक सामाजिक सुरक्षा के द्वारा श्रमिकों को प्रदान किया गया है। थैंक यू वेरी मच।